जिसके बगैर सच पूरा नहीं होता, वो है अर्ध सत्य। नमस्कार, मैं राणा यशवंत इंडिया न्यूज़ पर आपका स्वागत करता हूं और आप देख रहे हैं अर्ध सत्य। सुबह होते ही दिल्ली में खलबली मच गई। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी कि ईडी ने दिल्ली जल बोर्ड के टेंडर में करप्शन के मामले में 10-12 जगहों पर रेड मार दी। जिन लोगों के यहाँ छापे मारे गए उनमें दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के निजी सहायक विभव कुमार और आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद एनडी गुप्ता भी शामिल थे। यानी कि शराब घोटाले के बाद अब पानी घोटाले का भी मामला ईडी ने खोल रखा है। सवाल ये है कि यह है क्या, रेड का कारण क्या है, ईडी के पास आधार क्या है, यह सब आज आपके सामने में रखने की कोशिश करूंगा। ईडी की तमाम छापेमारियों और गिरफ्तारियों ने जो कुछ बड़े और बुनियादी सवाल खड़ा कर रखे हैं उनको आपके सामने लाना ज़रूरी है। मसलन अरविंद केजरीवाल और उनकी कोर टीम कट्टर ईमानदार है या नहीं, जिसका दावा किया जाता रहा है। आम आदमी पार्टी जो विकल्प की राजनीति करने के नाम पर खड़ी हुई, वह सचमुच बाकियों से अलग चल रही है या उसी रेले में वह भी शामिल हो गई है। केजरीवाल सरकार और आम आदमी पार्टी से जुड़े लोगों की गिरफ्तारियां या ईडी की लगातार छापेमारियां पॉलिटिकली मोटिवेटेड हैं या फिर वह भ्रष्टाचार के खिलाफ वाकई एक अभियान है। ईडी का लगातार कसता शिकंजा आपकी नकाब उतारने की कोशिश है या फिर उसका चेहरा दागदार करने की साजिश। ईडी की कार्रवाइयों को लेकर आम आदमी पार्टी और बीजेपी की लड़ाई में दोनों तरफ से जो कुछ कहा जाता रहा है उसने ही इन सवालों को पैदा किया है, जो सवाल अभी मैंने आपके सामने रखे हैं। सच तो अदालतों में जाकर सामने आता है, सज़ा कोर्ट तय करता है, बरी भी उसी का हुक्म करता है। लेकिन जो आरोप हैं, जिन बातों को आधार बनाया जा रहा है और जो तथ्य सामने दिख रहे हैं, उनके ज़रिए एक मोटी तस्वीर तो खींची ही जा सकती है। लिहाजा हम उसी रास्ते चलेंगे, यह देखते हुए कि कहाँ कहाँ क्या क्या दिख रहा है या फिर दिखाने के बावजूद कुछ नहीं दिख रहा है। आज सुबह से ही दिल्ली में ईडी सुपर एक्टिव नजर आई और गौर करने वाली बात यह है कि ये आम आदमी पार्टी के नेता और केजरीवाल सरकार में मंत्री आतिशी की सुबह 10 बजे की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो थी उससे लगभग 2.5 घंटे पहले की छापेमारियां हैं। ईडी मैदान में उतर गई थी। उसने आम आदमी पार्टी से जुड़े लोगों के 1-2 नहीं बल्कि 12 अलग अलग ठिकानों पर या जगहों पर छापेमारी की। यह रेड दिल्ली जल बोर्ड मामले में की गई। मामला 2 साल पुराना है। सीबीआई ने जुलाई 2022 में दिल्ली जल बोर्ड की टेंडर प्रक्रिया में भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी को लेकर एफआईआर दर्ज की थी। सीबीआई की उस एफआईआर को आधार बनाकर ईडी ने जांच शुरू की, ठीक वैसे ही जैसे शराब घोटाले में पहले सीबीआई, उसके बाद ईडी आ गई। आज जिन 3 बड़े लोगों के घरों ठिकानों पर छापेमारी की गई उनमें से एक हैं विभव कुमार। वे मुख्यमंत्री केजरीवाल के पर्सनल सेक्रेटरी हैं। दूसरा नाम है एनडी गुप्ता का, जो आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद हैं। और तीसरे हैं शलभ कुमार, जो दिल्ली जल बोर्ड के सदस्य रह चुके हैं। विभव कुमार और एनडी गुप्ता के बारे में मैं आपको थोड़ा और डिटेल दे देता हूं ताकि आप समझ सकें कि आज की ईडी कार्रवाई क्यों बहुत अहम मानी जा रही है। विभव कुमार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पर्सनल सेक्रेटरी हैं, जो बात आपको अभी थोड़ी देर पहले बता चुका हूं। मगर जो नई बात है वो ये है कि बहुत साल से वे अरविंद केजरीवाल के साथ जुड़े हुए हैं। जब केजरीवाल राजनीति में नहीं आए थे और अपना एनजीओ चला रहे थे, तब से विभव उनके साथ काम कर रहे हैं। विभव को केजरीवाल का सबसे भरोसेमंद करीबी सहयोगी माना जाता है। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद, जैसा मैंने आपको पहले बताया, वे आम आदमी पार्टी से जुड़ने से पहले चार्टर्ड अकाउंटेंट के तौर पर काम करते रहे हैं, जाने माने सीए हैं। एनडी गुप्ता इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। उनके बारे में कहा जाता है कि आम आदमी पार्टी के
पैसों के बंदोबस्त में अच्छा खासा रोल रखते हैं। लब्बो-लुबाब ये है कि शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल के दो खास नेताओं मनीष सिसोदिया और संजय सिंह के जेल जाने के बाद दिल्ली जल निगम के मामले में दो और भरोसेमंद लोगों विभव कुमार और एनडी गुप्ता पर ईडी का शिकंजा कसता जा रहा है। जाहिर है यह अरविंद केजरीवाल के लिए मुश्किल के बढ़ने का संकेत है। वैसे जब रेड्स चल रही थी उसी दौरान आम आदमी पार्टी की तरफ से आतिशी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए आई और उनकी यह पीसी पहले से तय थी। जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए आई तो सरकार और पार्टी जो पहले से लगातार कहती रही है उसके साथ साथ उन्होंने कुछ गंभीर बातें रखी। सुनिए कि कल शाम को मैंने ट्विटर के माध्यम से ये बताया था कि आज सुबह 10 बजे मैं ईडी पर एक बहुत बड़ा एक्सपोजे करने वाली हूं। इस एक्सपोजे को रोकने के लिए, आम आदमी पार्टी को डराने के लिए, आम आदमी पार्टी को चुप कराने के लिए आज सुबह 7 बजे से ही आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए लोगों के घर पर, आम आदमी पार्टी के नेताओं के घर पर ईडी की रेड शुरू हो गई है। ये क्या प्रयास है ईडी का? ये क्या प्रयास है भारतीय जनता पार्टी शासित केंद्र सरकार का कि वो अपनी एजेंसीज के माध्यम से आम आदमी पार्टी को डराने की कोशिश कर रही है, धमकाने की कोशिश कर रही है और हमारी बात को दबाने की कोशिश कर रही है। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, भारतीय जनता पार्टी को और उनकी एजेंसियों को जो ईडी और सीबीआई हैं, ये बताना चाहती हूं कि आम आदमी पार्टी आपकी धमकियों से डरने वाली नहीं है। दरअसल हुआ क्या, 31 जनवरी को दिल्ली जल बोर्ड टेंडर मामले में जल बोर्ड के फॉर्मर चीफ इंजीनियर जगदीश कुमार अरोड़ा और एक कॉन्ट्रैक्टर अनिल अग्रवाल को ईडी ने गिरफ्तार किया। दोनों को 1 फरवरी को स्पेशल कोर्ट में पेश किया गया और कोर्ट ने दोनों को ईडी की हिरासत में भेज दिया 5 दिनों के लिए। आप कह सकते हैं कि शराब घोटाले की तरह ही दिल्ली जल बोर्ड का पेंच भी उलझता चला जा रहा है। ये जो 2 गिरफ्तारियां हुई, बहुत मुमकिन है कि इन दोनों से पूछताछ के आधार पर ईडी ने यह नई रेड्स की हैं। लेकिन आतिशी ने जो मोटे तौर पर कहा, मैं उसको आपके सामने एक बार फिर से रखना चाहता हूं ताकि पक्ष दोनों बहुत साफ हद तक आपके सामने रहें। आतिशी के मुताबिक ईडी ने 1.5 साल में जांच के नाम पर घोटाला किया है। ईडी ने बंद कमरे में आरोपियों के बयान दर्ज किए लेकिन कोर्ट में अलग स्टेटमेंट रखे। इतना ही नहीं, बंद कमरे में सीसीटीवी फुटेज के ऑडियो भी डिलीट कर दिए। आतिशी का आरोप है कि 1.5 साल में ईडी ना तो कोई रिकवरी कर पाई, ना ही कोई सबूत जुटा पाई। यहां तक कि उसके पास अब बयानों की रिकॉर्डिंग भी नहीं है। आतिशी का कहना है कि जांच में 3 चीजें महत्वपूर्ण होती हैं। पहली, रिकवरी। सैकड़ों रेड के बावजूद 1 रुपए की रिकवरी ईडी नहीं कर पाया। दूसरी महत्वपूर्ण चीज होती है सबूत। 2 साल में ईडी को कोई सबूत नहीं मिला, इस बारे में कोर्ट भी कह चुका है। और तीसरी महत्वपूर्ण बात, गवाह होते हैं। ईडी ने जिनसे पूछताछ की है वो सारे स्टेटमेंट फर्जी हैं। स्टेटमेंट में भी फर्जीवाड़ा किया गया है। आतिशी ने ईडी की कार्रवाई को राजनीति से प्रेरित बताया और यह भी कहा कि पिछले 2 साल से पार्टी के नेताओं को डराया धमकाया जा रहा है। शराब घोटाले के नाम पर छापे पड़ रहे हैं, समन भेजे जा रहे हैं, लेकिन अभी तक ईडी को कुछ नहीं मिला है। किसी भी क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन में 3 चीजें महत्वपूर्ण होती हैं। सबसे पहले, रिकवरी ऑफ मनी, जिसकी लॉन्ड्रिंग हुई है। ईडी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत केस करता है तो सबसे पहली और सबसे जरूरी चीज है कि ईडी को रिकवरी ऑफ मनी करनी पड़ेगी।
लेकिन 2 साल में सैकड़ों रेड के बाद भी 1 रुपए की भी रिकवरी ईडी नहीं कर पाई है। किसी भी केस में दूसरी महत्वपूर्ण चीज होती है सबूत, लेकिन 2 साल के बाद भी कोई भी पुख्ता सबूत ईडी को नहीं मिला है और ये कोर्ट ने भी बार बार पूछा है कि सबूत सामने रखिए। किसी भी केस में तीसरी महत्वपूर्ण चीजें होती हैं स्टेटमेंट्स, यानी कि गवाही। ईडी का जो सारा केस है वो सिर्फ और सिर्फ गवाही पर, और कई गवाहों को, कई अक्यूज्ड को सरकारी गवाह बनाकर और उन्होंने जो स्टेटमेंट्स दी हैं उसके आधार पर बना हुआ है। आतिशी ने ईडी की कार्यशैली पर या उसके ऊपर जो भी गंभीर आरोप लगाए हैं, कहा जा रहा है कि इनका ईडी ने गंभीरता से संज्ञान लिया है और ऐसी जानकारी मिल रही है कि ईडी इस मामले में कोई बड़ा एक्शन बहुत जल्द ले सकता है। भ्रष्टाचार को लेकर ईडी के एक्शन ने दिल्ली में जिस सियासी तूफान को खड़ा कर रखा है, उसमें अगर एक तरफ से हमला बोला जाएगा तो आप यह मत मानिए कि दूसरी तरफ से जवाब नहीं आएगा। चट से आता है और पलट पलट के आता है, फटाफट आता है। इसलिए आतिशी ने जो कुछ कहा उस पर बीजेपी के जो नेता थे वो सारा हथियार लेकर के धावा बोलने के लिए आ गए। सुनिए। कुछ लोगों ने दिल्ली को वेंटिलेटर पर डाल दिया है और लगातार दिल्ली को अव्यवस्थित करने के लिए जो लोग जिम्मेवार हैं, भ्रष्टाचार और ड्रामा जो है वो घंघोर है और इनकी जो मैनेजमेंट की व्यवस्थाएं हैं वो कमज़ोर हैं, जिसका एक दृश्य कल भी देखने को मिला कोर्ट कचहरी के अंदर कि कोर्ट ने कहा कि 6 सीटी स्कैन की मशीन्स हैं दिल्ली में 3 करोड़ की आबादी पर, और जब एफिडेविट को चेक किया गया तो वो एफिडेविट भी झूठा पाया गया। लगातार वो लोग जो ईमानदारी कट्टर ईमानदार कहकर अपनी जगह पर बनाए थे और वायदा किया था, वही लोग कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार की परिभाषा बन गए हैं। उनका काम है सिर्फ बातें करना। आतिशी एक बात बता दें कि शराब में घोटाला किया कि नहीं किया, दवाई में घोटाला किया कि नहीं किया, पानी में घोटाला किया कि नहीं किया। इन्होंने तो कोई चीज़ ही नहीं छोड़ी, शराब नहीं छोड़ी, दवाई नहीं छोड़ी, पानी नहीं छोड़ा और मोहल्ला क्लिनिक नहीं छोड़ा और आपकी लैब्स रिपोर्ट नहीं छोड़ी। अरे आप तो हर चीज़ नकली। उससे हैरानी की बात यह है कि कोर्ट के अंदर जो एफिडेविट दिया वो भी नकली दिया। इसी से एक बात पूछना चाहता हूँ कि माननीय न्यायालय ने मनीष सिसोदिया को पिछले 1.25 साल से जेल में रखा हुआ है। संजय सिंह इनके सांसद जेल में हैं, तो आप जब कह रहे हैं कि साक्ष्य नहीं है तो वो जेल में बंद क्यों है? वो जेल में बंद इसलिए है क्योंकि साक्ष्य है, घोटाला किया है और आपके मुख्यमंत्री उसमें शामिल है। शराब की जो दलाली आपने खाई है, जो कमीशन आपने खाई है, वो आपको चुकानी पड़ेगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री संवैधानिक पद पर बैठे, कानूनी प्रक्रिया का उनको पालन करना चाहिए। उन्होंने शपथ ली है, उसके बावजूद वो सम्मन का जवाब नहीं दे रहे, तो हर अपराधी जांच से भागता है। उन्हें भी मालूम है कि उन्होंने चोरी की है, लेकिन कब तक जांच से बचेंगे ये तथ्य सामने आएंगे। करप्शन किंग केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल आज फिर ईडी के संबंध से भाग रहे हैं, ईडी के सामने आने से बच रहे हैं। लेकिन वो कितना भी भाग ले, जो उन्होंने चोरी की और पाप किया है उसका हिसाब होकर रहेगा। केजरीवाल गैंग के बाकी सभी चोर और भ्रष्ट जहां हैं, उनका गैंग लीडर अरविंद केजरीवाल भी बहुत जल्द वहीं पर ही होगा। बीजेपी आम आदमी पार्टी की अरविंद केजरीवाल सरकार को 3 मोर्चों पर लगातार घेरती रही है। एक, शराब घोटाला का मामला, दूसरा जल पानी जो दिल्ली जल निगम का मामला है वो, और तीसरा मोहल्ला क्लिनिक का मामला। और तीनों मामलों पर लगातार पार्टी के सांसदों, नेताओं, प्रवक्ताओं का बयान आता रहता है। आम आदमी पार्टी के मुकाबले में बीजेपी अपनी कमर कस के खड़ी मिलती है। सवाल ये है कि सच क्या है? कहा यह जाता है कि बिना आग के धुआं हो नहीं सकता है, इसलिए एक संशय बना रहता है। जो बुनियादी चोट है वो आम आदमी के बेसिक प्रेमाइस पर है कि आप कट्टर ईमानदार हैं।
जो बुनियादी चोट है वो आम आदमी को उस दावे पर है कि यह लीग से हटकर चलने वाली पार्टी है, विकल्प की राजनीति करने वाली पार्टी है। अगर आम आदमी पार्टी उन्हीं पार्टियों के साथ जाकर के खड़ा होती है, उन्हीं पार्टियों की तरह की राजनीति करती है, उसी तरह की नीति रीति पर चलती है जो बाकी दल करते रहे हैं, तो फिर आम आदमी पार्टी उसी रेले का हिस्सा है जो पहले से चला आता रहा है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार पिछले कई महीनों से या कहीं के साल से अलग अलग मंचों से, यहाँ तक कि संसद तक में इस बात का ऐलान करते रहे हैं कि उनका एक अभियान है भ्रष्टाचार और वंशवाद के खिलाफ। वो तमाम दल जो पार्टी केंद्रित हैं या वंश के केंद्रित हैं, उनकी बुनियाद भ्रष्टाचार पर है और उनका अभियान इन एजेंसियों के जरिए चल रहा है, तो वो दरअसल देश में एक तरह की सफाई कर रहा है। आगे बढ़ने से पहले प्रधानमंत्री का यह बयान सुनाना चाहता हूँ। हो सकता है कि यह एक प्रस्थान बिंदु हो देश में इस तरह के अभियान और करप्शन के खिलाफ एक्शन का एजेंसियों के। भ्रष्टाचार पर एजेंसियां एक्शन ले रही हैं, उसको लेकर भी इतना गुस्सा, क्या क्या शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है। कांग्रेस के समय में ईडी ने 5,000 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की। हमारे कार्यकाल में ईडी ने 1 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति, देश का लूटा हुआ माल देना ही पड़ेगा। आज जो भ्रष्टाचार के आरोप जिन पे सिद्ध हो चुके हैं, जो जेलों में समय निकाल करके पैरोल पर आए, आज वॉशिंग मशीन से भी बड़ा कंधे पे लेकर के महिमा मंडन कर रहे हैं ऐसे चोरों का। प्रधानमंत्री इस तेवर के साथ, इस अंदाज के साथ अपनी बात लगातार रखते रहे, चाहे वो आम लोगों के बीच का मामला हो या सियासी बैठकों का हो या फिर संसद का हो। आम आदमी पार्टी पर ईडी की कार्रवाई जो शराब घोटाले को लेकर चल रही है, उसमें कई लोगों की गिरफ्तारियां हुई हैं और उनमें आपके 2 बड़े नेता मनीष सिसोदिया और संजय सिंह जेल में हैं। उसी मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर भी ईडी का शिकंजा कसता जा रहा है, समन पर समन आते जा रहे हैं। अब जो दिल्ली जल बोर्ड घोटाला है, यह दूसरी बड़ी मुसीबत है। जल बोर्ड में 2 बड़े घोटालों की जांच ईडी कर रहा है। वो कौन से हैं, मैं आपको ये बता देना चाहता हूं। पहला मामला है दिल्ली जल बोर्ड के तत्कालीन चीफ इंजीनियर जगदीश कुमार अरोड़ा के एनकेजी इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड को करीब 38 करोड़ रुपए में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लो मीटर की इंस्टॉलेशन, सप्लाई और टेस्टिंग का टेंडर देना। इसका जिक्र सीबीआई की एफआईआर में है। इसी टेंडर में धांधलेबाजी का आरोप है। इसी को आधार बनाकर ईडी ने जुलाई 2023 में दिल्ली, एनसीआर, केरल और तमिलनाडु में छापेमारी की, यानी कि रेड्स की। दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारी और कुछ और प्राइवेट कंपनियों के अधिकारियों के 16 ठिकानों पर रेड की गई। ईडी ने 24 जुलाई 2023 और 17 नवंबर 2023 को सर्च ऑपरेशन किया, जिसमें कई और अहम दस्तावेज और सबूत जब्त किए। जांच के दौरान पता चला कि जो काम एनकेजी इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड को दिया गया, वह उसके लिए टेक्निकल एलिजिबिलिटी को पूरा ही नहीं करती थी। एनकेजी इंफ्रा ने फर्जी डॉक्यूमेंट्स बनाकर टेंडर हासिल किया। यह भी पता चला, यूं कहिए कि एजेंसी के जरिए यह कहा गया कि तत्कालीन चीफ इंजीनियर जगदीश कुमार अरोड़ा को इसकी पूरी की पूरी जानकारी थी, यानी कहीं ना कहीं साठगांठ, साजिश, घालमेल है, इस बात का आरोप। मसला इतना ही नहीं है। ईडी की जांच में पता चलता है कि टेंडर मिलने में या टेंडर मिलने के बाद एनकेजी इंफ्रास्ट्रक्चर ने अनिल कुमार अग्रवाल की कंपनी इंटीग्रल स्क्रूज लिमिटेड को भी भागीदार बनाया। अनिल कुमार अग्रवाल और जगदीश कुमार अरोड़ा दोनों गिरफ्तार हैं और इन दोनों को कैश और बैंक खातों में लगभग 3 करोड़ रुपए दिए। कुछ कैश जगदीश कुमार अरोड़ा के एक करीबी को भी मिला।
ईडी को जगदीश कुमार अरोड़ा की कई बेनामी संपत्तियों की जानकारी भी मिली है। ये एक मामला है टेंडर का। दूसरा मामला दिल्ली जल बोर्ड का। बिल पेमेंट यानी कि भुगतान के लिए जगह जगह ऑटोमेटिक मशीन जो लगाई जानी थी उससे जुड़ा हुआ है। मशीन लगाई गई और बिल के भुगतान भी हुए, लेकिन यह पैसा दिल्ली जल बोर्ड के अकाउंट में कभी जमा नहीं हुआ, इस बात का आरोप है। ये बड़ा फर्जीवाड़ा ईडी की जांच में सामने आया। बकौल ईडी पता चला कि मेसस फ्रेश पे IT सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड और मेसस ऑरम ई पेमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को पहले 3 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था, जिसे समय समय पर बढ़ाया जाता रहा। बावजूद इसके कंपनी की तरफ से जल बोर्ड को कभी पेमेंट नहीं दी गई। जांच में यह भी सामने आया कि पेमेंट या नोटबंदी के दौरान लगभग 10 करोड़ 40 लाख की पेमेंट एक साथ की गई, मगर वो पेमेंट भी जल बोर्ड तक नहीं पहुंची। इस मामले में जल बोर्ड को करीब 14 करोड़ 41 लाख का घाटा हुआ। ये पैसा अब भी कंपनी के पास बकाया है। दिल्ली जल बोर्ड से जुड़ा एक और मामला है जिसे लेकर भी जांच चल रही है। वो है इंटरपोल एक्सचेंज के तहत केजरीवाल के पर्सनल सेक्रेटरी विभव कुमार को दिल्ली जल बोर्ड का बंगला दिया जाना, जबकि वो सरकारी कर्मचारी नहीं है। इस मामले में पिछले साल विजिलेंस ने पूछताछ शुरू की थी। ये कुल मिलाकर के दिल्ली जल बोर्ड के मामले हैं। इन मामलों में ईडी का शिकंजा कसता जा रहा है और जो रेड चल रही हैं उसी के सिलसिले में हैं, गिरफ्तारियां उसी के तहत हुई हैं। इसी तरीके से शराब घोटाला है। मैं छोटा सा ब्रीफ आपको देना चाहता हूं ताकि आपको पूरी तस्वीर पता रहे। आपको ये समझ में आता है कि रेड्स हो रही हैं, पूछताछ हो रही हैं, गिरफ्तारियां हो गई हैं, लेकिन क्यों हो रही हैं, कारण क्या है, मामले क्या हैं, जो एजेंसीज हैं उनकी तरफ से कहा क्या जा रहा है। एक घोटाला शराब का है जो बहुत पहले से चल रहा है, आप जानते हैं। और जिन 2 गिरफ्तारियों का मैं जिक्र कर चुका हूं, मनीष सिसोदिया जो दिल्ली के उप मुख्यमंत्री रहे और संजय सिंह जो आम आदमी पार्टी के सांसद राज्यसभा के, इन दोनों की गिरफ्तारी के बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर उस मामले में तलवार गिरफ्तारी की लटक रही है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री रहे मनीष सिसोदिया जेल में, उन्हें बेल मिलने में दिक्कत हो रही है। मनीष 26 फरवरी से यानी कि 2023 से जेल में है। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह भी सलाखों के पीछे हैं और 4 अक्टूबर 2023 को आपको याद होगा कि ईडी ने उससे पूछताछ की थी और उसके बाद गिरफ्तार कर लिया था। संजय सिंह को भी अभी तक जमानत नहीं मिल सकी है। हालांकि आम आदमी पार्टी से पूछते हैं तो वो कहता है कि जो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है PMLA, वो यह तय करता है कि आप पर आरोप है, अब आप साबित कीजिए कि आपने ऐसा नहीं किया, लिहाजा एक लंबा समय लगता है आपको बाहर निकलने में, जमानत मिलने में। संजय सिंह मनीष दोनों के ऊपर शराब मामले में आरोप है। शराब घोटाले में अब तक 24 लोग जेल पहुंच चुके हैं। शराब घोटाले की वजह से दिल्ली सरकार को 144.36 करोड़ के नुकसान का अनुमान है, यह आरोप है। अब वो पूरा का पूरा मामला जांच के दायरे में है, ईडी उसमें कर रहा है। आप देखते हो कि मुकदमा चल रहा है, जमानत के लिए अर्जियां लगती हैं, जमानत ठुकराई जाती है। और दिल्ली जल बोर्ड का मामला है, एक मामला जो मोहल्ला क्लिनिक का है, वो अलग से उठा हुआ है। तो दिल्ली में आम आदमी पार्टी, उसकी सरकार, उसके नेताओं के ऊपर लगातार हो रही रेड्स, गिरफ्तारियां, जांच, पूछताछ और आम आदमी पार्टी का अपना स्टैंड कि यह पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, डराने धमकाने की कोशिश है। जबकि बीजेपी दावा करती है कि दरअसल ये कट्टर ईमानदार नहीं, कट्टर बेईमान पार्टी है, इसकी बुनियाद बेईमानी पर खड़ी है और यह बाकी दलों की तरह ही है, कहीं से भी अलग नहीं है, बल्कि उससे ज़्यादा आगे है। सच अदालत तय करती है। वो आधा हिस्सा जिसके बगैर सच पूरा नहीं होता, वो है अर्ध सत्य।